तो हम शुरू करने वाले हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पर आपको 6, 7, 8 सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, सो आपके फुल सपोर्ट के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की। जिससे पहले आपको बता दूं मैं कि हमने 6, 7, 8 को बहुत ही अच्छे से फिनिश किया है। चाहे व्यूज़ अभी थोड़े कम है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपको इसकी अहमियत पता लगेगी आप सारी वीडियोज़ ज़रूर देखेंगे, क्योंकि पेज टू पेज, लाइन टू लाइन सबसे कम टाइम में 6, 7, 8 हमारे ही चैनल पर करवाया गया, बिना कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड किए। आपके सामने ही पेज होते हैं, आपके सामने सारी बुक होती है, क्योंकि कई बार बुक्स नहीं मिलती या खुद को खोलने का टाइम नहीं मिलता। तो एक छोटी सी वीडियो से आप एक पूरा चैप्टर डे बाय डे फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 6 चैप्टर्स हैं। क्लास 9th में 6 ही चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर सबसे बड़ा है, इसीलिए इस पे 40-50 मिनट्स की वीडियो बनेगी। बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं आप चाहे 6, 7, 8 देखिए, बहुत ही कम टाइम में फिनिश किए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की ऐतिहासिक भूमि। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम 12th तक इसी तरह से आपके लिए ये कंटेंट लाते रहें। तो चैप्टर का नाम है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए। तो जो राजस्थान की ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में यही दिखाया है कि कैसे रणबांकुरों की विजय गाथा, यहाँ एक वर्ड था। अगर राजस्थानी लैंग्वेज में से कोई वर्ड आ जाए तो यहाँ रणबांकुर उनको कहा जाता है, जो लड़ाई वगैरह के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं और एक संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे इतिहास में जो स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान की, वो कैसे थी। ठीक है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की यहाँ पे छटा मानी जाती है। आपको ना यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ही टिपिकल सी मिलेगी। पहले से 8 तक ठीक था। जैसे यहाँ आप देखिए, उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, अभेद, दुर्ग, जीवांत स्मारक। जब हम खुद पढ़ने बैठते हैं तो थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो आपको अब यहाँ पे फास्ट पढ़ना है। क्या कि राजस्थान की मरुभूमि में सभ्यताएं बहुत रही हैं। कौन कौन सी? कालीबंगा, आहड़, बैराठ, बागोर, गणेश्वर। ठीक है, ये सभी जो थी सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताएं थी। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास भी ऐड किया। जैसे कालीबंगा जो था वो सिंधुकालीन स्थल का यहीं पे विकास हुआ है, और आहड़ गणेश्वर में ताम्रकालीन सभ्यताएं पनपी हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ ताम्रकालीन बनी। तो आर्य और राजस्थान, मरुधरा की सरस्वती और ज्येष्ठवती जो नदियाँ हैं, उसका जो स्थल है वो यही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? आर्यों की बस्तियाँ थी। महाभारत और पौराणिक गाथाओं में भी ये जंगल, जिसे बीकानेर, मरुकांता जिसे मारवाड़, बलराम और कृष्ण यहाँ से गुजरे थे का उल्लेख है। उसके बाद है जनपदों का युग। ठीक है, कई जनपद यहाँ पे राजस्थान में आए, और उनका साहस और शौर्य के लिए उनके जो जातियाँ थी वो प्रसिद्ध थी, जिससे कि भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, अलवर का शालव जनपद। तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि शालव जनपद कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा अलवर, नगरी, शिवी, भरतपुर, राजन्य, मत्स्य। ठीक है, ये डेट वगैरह कम पूछते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य जो मालव, अर्जुनायन और योद्धे की जो प्रभुता थी वो बहुत ज़्यादा थी। 3 जनों की, किस किस की? मालव, अर्जुनायन और योद्धियों की। ठीक है, मालव की शक्ति का केंद्र कहाँ पे था? तो जयपुर में था। ये आपको याद ही रखना है, ये 6, 7, 8 में भी था। ये मालव की शक्ति का केंद्र क्या था? जयपुर था। और फिर ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ में फैलते गए। भरतपुर और अलवर जो प्रांत था, वहाँ पे भी अर्जुनायन की जो विजय थी वो बहुत फेमस थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मालव कहाँ के थे, अर्जुनायन कहाँ के फेमस थे। और इसी तरह से अगर राजस्थान के उत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो ऊपर जो एरिया है वो योद्धा शक्ति के लिए जाने जाते थे। ठीक है, अब जब 2री सदी ईसा पूर्व या 3री सदी ईसा पूर्व आई, तो मालवों का और बौद्ध धर्म का, यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का, ये सबको प्रोत्साहन मिलने लगे थे। ठीक है, तो यही कुछ यहाँ पे बताया गया। उसके बाद है यहाँ पे टॉपिक मौर्य और राजस्थान। अशोक का बैराठ शिलालेख जो है वो आपने सुना होगा। उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संपत्ति द्वारा ये बनाए गए थे मंदिर, कुछ मौर्य के। कुमारपाल प्रबंध और अन्य कुछ जैन ग्रंथों में से अनुमानित है कि जो चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब है वो मौर्य राजा चित्रांगद का बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम दिख रहा होगा। चित्तौड़ का किला और चित्रांग का तालाब किसने बनवाया था? चित्रांगन ने बनवाया था। चित्तौड़ से ही कुछ दूर मानसरोवर नामक जो तालाब है, उसका जो मौर्य वंशी माना जाता है, 770 का
विक्रमी संवत का शिलालेख कर्नल टोड को मिला था, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान के ये 4 नाम क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है, तो ये नाम डायरेक्टली कहाँ किसको मिले थे? कर्नल टोड को। कहाँ पे? मानसरोवर नामक तालाब पर। ठीक है, और क्या क्या थे वहाँ पे? माहेश्वर, भीम, भोज और मान, ये जो 4 नाम थे वो उसमें दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कोटा के निकट कर्णसभा, जिसे कंसुआ भी कहते हैं, उसके शिवालय से 795 विक्रमी संवत का शिलालेख मिला है और मौर्य वंशी राजा धवल का नाम उसमें लिखा है। इन प्रमाणों से क्या हमें पता लगा कि जो राजस्थान था उसमें अधिकार और प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है, जैसे हर किसी का अपना एक रौब था। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद वापस से एकता पुनर्गठित होने लगी कुछ जनपदों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, तो ये नेम्स वाइज ही आपको पता होना चाहिए कि मारवाड़ के कौन है, मेवाड़ के कौन है। ठीक है, सांबर के चौहान हैं, आमेर के कछवाहा हैं, जैसलमेर के भाटी हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है वो बहुत ही प्रमुख हैं। उसके बाद शिलालेख जब इन्होंने देखा 6th सेंचुरी तक, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो शिलालेखों पे मंडोर के आसपास प्रतिहारों का जो राज्य था वहाँ पर राठौड़ जैसे चल के आए, तो सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है, याद जितना भी होएगा डबल ट्रिपल बार सुनेंगे तो अपने आप कुछ तो वहाँ पे याद रहेगा ही रहेगा। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास जालोर, रणथंभौर, हाड़ौती में चौहानों ने वापस से अपना नेम वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। अब नामकरण, राजस्थान का जो नाम है वो पहले कहीं नहीं था। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल कहते थे। ठीक है, बीकानेर जोधपुर को जांगल। ठीक है, बीका जा ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि बीकानेर के राजा समय को जंगलधार बादशाह कहते थे, जंगलधर बादशाह। जांगल देश का निकटवर्ती भाग जो है वो स्पाद लक्ष्य, वर्तमान में उसको अजमेर और नागौर का मध्य भाग माना जाता है। आप साथ में मैप जरूर रखिएगा। ठीक है, अलवर राज्य का जो उत्तरी भाग है वो कुरु क्षेत्र या कुरु देश के नाम से जाना जाता था। इसी का दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग शूरसेन देश के अंतर्गत था। ठीक है, तो ये अलवर राज्य की बात कर दी। भरतपुर और धौलपुर की भी इन्होंने आगे यही सेम स्टोरी बताई हुई है। जितना याद हो आपको उसको माइंड को बताते रहना है। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत ही आता है। ऊपर भी शूरसेन देश की बात की, नीचे भी शूरसेन देश की बात की। ठीक है, शूरसेन राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा। मत्स्य राज्य की विराटनगर और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ। तो 3 आपको राजधानियां यहाँ पे बता दी, शूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर और कुरु की इंद्रप्रस्थ। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? शिव था। शिव का उदय हुआ, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। और उदय कहाँ हुआ? मध्य में, यानी कि मध्यमिका इसकी राजधानी थी। ठीक है, आजकल जो मध्यमिका या मध्यमिका है उसी को नगरी कह देते हैं। ये आपको याद रखना है कि नगरी कहाँ है, तो ये उदयपुर में ही है, जिसमें कि ये राजधानी थी कभी। ठीक है, कौन सी जाति यहाँ पे रहती थी? मेव जाति। इसी वजह से इसको मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसको वागड़ क्षेत्र कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु या मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के ही दक्षिण जो भाग है नीचे वाला उसको गुर्जरता कहते थे। कई टिपिकल से नाम है, आप उसको पढ़ेंगे, 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से आप डिस्कशन करके उसको रिमेंबर कर सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को 2-3 बार सुन के भी ये आप कर सकते हैं। सिरोही के हिस्से को अबुर्द या आबू देश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ आबू का पहाड़ है। जैसलमेर को माड़, और माड़ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसलमेर में मिट्टी बहुत है तो माड़। कोटा और बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता था हाड़ा वंश के कारण। ठीक है, तो ये झालावाड़ का जो दक्षिण भाग था वो मालव देश के ही अंतर्गत आता था। तो देखो, राजस्थान का भी कहीं जिक्र नहीं है, अलग अलग सबके देश से जातियों के अकॉर्डिंग। अब जो राजस्थान जिसे हम आज कहते हैं वो कभी प्रसिद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके अलग अलग देश थे। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, किसने इसको राजपुताना नाम दिया इस सभी को। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका जो राज्य का नाम इन्होंने लिखा था रायथान, मतलब राजस्थान नहीं था, रायथान था। ठीक है, तब किसने, किसकी बुक में? एनाल्स एंड एंटिक्विटी किसकी थी? वो लेखक कर्नल जेम्स टॉड 1829 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कभी डेट पूछ लेते हैं, कभी नेम पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर भारत जब स्वतंत्र हुआ यानी कि 1947 के बाद, तब राजस्थान को स्वीकार किया गया। अब बात करने वाले हैं प्राचीन सभ्यताओं की। पहले प्रस्तर युग था, प्रस्तर यानी कि पत्थर वाला युग, ठीक है। जो प्राचीन प्रस्तर युग है उसके अवशेष कहाँ मिले हैं? अजमेर में, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक। आप ये एरियाज देखेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा यहाँ पत्थर का युग माना जाता था, ठीक है। मैप को साथ रखिए। चित्तौड़ और इसके पूर्व में भी औजार वगैरह मिले और इतने ज़्यादा मिले हैं कि ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे उपकरण बनाने के लिए फेमस थे ये लोग, ठीक है। लूनी नदी के तट पर प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में जो मानव विकास की जो दूसरी पीढ़ी है यानी कि पाषाण, जब पाषाण युग जिसे कहते हैं, तो बहुत ही हज़ारों वर्ष पूर्व ये मानी जाती है, ठीक है। इस काल में उपकरणों की बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि हुई थी। सभी जैसे जो नदी घाटियाँ थी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसके सहायक नदियों की घाटियों में ये बहुत प्रचुर मात्रा में उपकरणों की उपलब्धि की बात कर रहे हैं। तो चित्तौड़ वैसे भी देखो, किसी को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? उपकरण चाहिए होगा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चित्तौड़। बागोर और तिलवाड़ा के उत्खनन में नवीन पाषाणकालीन जो तकनीक है वो मिली, ठीक है। बागोर और तिलवाड़ा में क्या मिली? नवीन पाषाणकालीन जो तरीके थे। उसके बाद अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक, यहाँ पे भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। देखो जब इतने सारे नाम हो ना तो क्वेश्चन कम आता है, जब एक स्पेसिफिक नाम दिया हो तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे तांबा और पीतल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तांबा और पीतल भी तब यूज़ किया जाता था, बस यही इतनी सी बात इसमें लिखी हुई है। कालीबंगा, ये वर्तमान में कहाँ है? हनुमानगढ़। देखो अब ये स्पेसिफिक है। और कैसी नदियों के तट पर बसा हुआ है? सरस्वती और द्वेषवती। 2400 और 2200 ईसा पूर्व की संस्कृति का यहाँ पे प्रमाण मिलता है, ठीक है। कालीबंगा में नगर योजना के 2 टीले भी प्राप्त हुए हैं। जो पूर्वी टीला है वो नगर टीला है, जहाँ से बस्ती के साक्ष्य मिले, और पश्चिमी टीला जो है वो दुर्ग टीला है, ठीक है। यहाँ से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के जो साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन से क्या मिला? जुते हुए खेत मिल गए, ठीक है। और पत्थर वगैरह का अभाव था, इनको ऐसे यहाँ पे बस यही लाइंस लिखी हुई हैं। घग्गर नदी यहाँ पे बहती थी। प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से ही इस घग्गर नदी का नाम था, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है? हनुमानगढ़ की बात हो रही है। और यहाँ पे धूप में पकाई गई ईंटों का जो प्रयोग है वो भी दिखा है अग्निवेदियों में। और कुछ मोहरे और बर्तन मिले हैं जिसपे लिपि अंकित है और उसे सेंधव लिपि से मिलता जुलता माना जा रहा है, जिसे अब तक की पढ़ा नहीं जा सके। और जो पानी का निकास है वो भी यहाँ पे देखा गया। ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है। कुछ कृषि के औजार भी मिले। ये सारी बात किसकी चल रही है? कालीबंगा की चल रही है, उसकी नगर योजना की चल रही है, जो कि बिल्कुल सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती थी, ठीक है। कालीबंगा के जो निवासी थे वो अपने मृतकों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसी वजह से यहाँ पे 3 समाधियाँ भी मिली है, ठीक है। कुछ सूखा या नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण ये पक्का इसकी जो समृद्धि है वो फिनिश हुई होगी। उसके बाद है आहड़। उदयपुर जिले में स्थित है ये आहड़। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र है और यहाँ पे बनास नदी जो है वो सभ्यता का प्रमुख भाग थी। अब यहाँ पे आहड़ की कौन सी है? बनास है, ठीक है। ताम्र सभ्यता के रूप में ये सभ्यता प्रसिद्ध है। आयड़ नदी के किनारे ये मौजूद थी। ताम्रवती नगरी तथा धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है ये वाली जगह। लगभग 4000 वर्ष पूर्व इसको ये बसी हुई थी और इसके उत्खनन से 18वीं सदी तक यहाँ पर बार बार ये बस्ती जो है वो उजड़ी और बसती रही, ठीक है। उसके बाद 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उपकरण तो देखो हर जगह मिलते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हो जैसे 500 मीटर तो ये आपको याद रखना है। औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ, ये सब कुछ यहाँ प्राप्त हुआ है। अब यहाँ क्या है कि कुछ चूल्हे भी मिले, 4 से 6 चूल्हे, यानी कि ये एक ही बृहद परिवार के संकेत देते हैं, ठीक है। उसके बाद यही लाइंस में तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं भी यहीं से मिली हैं। व्यापार, विदेशी जो बाजार है वो यहाँ से मिला है। इसका विस्तार गिल्लुंड से लेकर देखो बनास सभ्यता की व्यापकता और जो विस्तार है वो गिल्लुंड से लेकर और बागोर और उसके आसपास के जो स्थान है वहाँ पे प्रमाणित है। इसका संपर्क किस किस से हुआ? देखो नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा, ठीक है। ये इसका संपर्क बताया हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इतने सारे नाम हो याद तो होने ही नहीं है, देखो वैसे भी वो तो उसको आप छोड़ सकते हैं। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन कहाँ मिल रहे हैं? तो आपको ये आंसर आना चाहिए। कहाँ मिले? आहड़ सभ्यता में। अब बात करेंगे बैराट की। अब आपको ये बताना है आहड़ कहाँ की थी, ठीक है, या कालीबंगा कहाँ की थी। बैराट है जयपुर में और ये बैराट भारत का राजधानी इसकी क्या थी? विराटनगर थी। और यहाँ पे बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी ये पहाड़ियाँ फेमस है,
ठीक है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और मोती डूंगरी। बीजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। क्या खोजा? अशोक का भाब्रू। कहाँ खोजा? तो कुछ तो आप बताइए, बेराट से। ठीक है, बीजक डूंगरी से। ठीक, उसके बाद बौद्ध स्तूप या बौद्ध मंदिर, जिसको गोल मंदिर भी कहा जाता था, तो ये मिले। अशोक स्तंभ के यहाँ साक्ष्य मिले। मौर्य युगीन ये अवशेष आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि मौर्य सभ्यता को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो चीनी यात्री युआन चांग था, इसका बहुत नाम सुनेंगे आप, तो ये इसने बेराट का उल्लेख किया था। उसके बाद है सभ्यता के कुछ प्रमुख केंद्र। प्रमुख केंद्र देखो, पाषाणकालीन की बात कर रहे हैं आपने, तो वहाँ गणेश्वर का नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता। गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, उजियाना, कुराड़ा, ये ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग यहाँ पे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, ये भी यहाँ पे भी होता था। सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेड, ये सभी लोह युग के लिए। तो लोह के लिए देखो, सोना, ईसा, जोधा, रेड। ठीक है, सोना ईसा ने जोधा पे रेड डाली, किससे? लोहे से। तो नेक्स्ट है सरस्वती, द्वेश्वती, बनास, बेड़च, आहड़, लूनी, ये सारी नदियाँ जो हैं ये दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़, बगोर, गिलून, गणेश्वर, ये यहाँ पे बस्तियाँ मिली हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा घटा होगा जिसकी वजह से ये बंद हो गया सब कुछ। ठीक है, चित्रकला, बाण शिल्प, ये सब कुछ देखने को मिला है। पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका, यहाँ पे भी प्राचीन सभ्यताओं के ये संपर्क में थी। उसके बाद है पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। तो पूर्व मध्यकालीन राजस्थान कैसा था? तो कई जो यहाँ पे पतन हुए हैं, गणतंत्र जातियाँ थी कुछ। ठीक है, भारत पे क्या हुआ था? हूण के आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता जो थे मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। मालवा के जो यशोवर्मन थे, उन्होंने हूणों को 532 ईस्वी में परास्त किया था। ठीक है, राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी, जो कि राजस्थानी कहलाते थे, अपने अपने क्षेत्र के स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे कि कब हम स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तभी उसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का जन्म हुआ। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने ही जो कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की होगी। फिर यहाँ इसकी अगर बात करें तो कुछ विदेशी जो जाति हैं वो आक्रमण करने आते जाते रहे थे, यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे शक या हूण यहाँ जो बचे हुए थे वो शस्त्रोपजीवी जातियों के निकट संपर्क स्थापित होने लगे। उसके बाद है राजपूतों की उत्पत्ति। तो राजपुताना के इतिहास में, राजपुताना की बात करें तो उसके इतिहास में जो विभिन्न सिद्धांतों का यहाँ पे आपको नाम मिलेगा। ठीक है, जैसे इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज राजसों में किया। ठीक है, अग्निवंशी जो नाम यहाँ पे बताते हैं अपने आप को, इसी का पृथ्वीराज राजसों में जिक्र मिलता है। 4 वंश से कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। किसने बताया? चंद्रबदाई ने। किसमें? पृथ्वीराज राजसों में। ठीक है, ये जो थे यज्ञ कुंड से राक्षकों के जो राक्षस होते थे उनका संहार करते थे। 16 से 18 जो सदी थी उसमें भाटों द्वारा खूब ये आपको कथानक का प्रचार दिखेगा। मोहनोत, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण या मिशन लिखा आता है कहीं कहीं, तो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। लेकिन वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत जिसकी ये बात हो रही है वो ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद, इन सबों ने इस जो ये मत है उसको निराधार बताया। उसके बाद गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया। अग्निवंशी ऐसा कुछ नहीं है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया। किसको? तो राजपूतों को बताया। ठीक है, और इन्होंने कई शिलालेख और ग्रंथों के प्रमाण भी दिए जिससे लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सच है। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है ना, तो इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने बुक में बताया गया था। क्या बताया था? इन्होंने बताया कि राजपूत जो थे वो शक या सीथियन है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने बताया। इनके प्रमाण में बहुत ज़्यादा प्रचलित रीति रिवाज जो शक या उससे मेलजोल खाते थे, जैसे सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेघ यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा, ये सब कुछ उन्होंने अपने बुक में लिखा। और उसके संपादक कौन थे? विलियम क्रुक थे। वो इस बात का पूरा समर्थन करते हैं। जो गौरीशंकर जी थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया। क्या कहते हैं वो? उनका कहना है कि जो राजपूत हैं वो रस्म रिवाजों की समानता कर्नल टोड ने बताई है, लेकिन वो जो है उसने विदेशियों से प्राप्त नहीं की। ठीक है, उनका कहना है कि शक, कुषाण और हूण, जिन जिन रस्मों को ये उनको जोड़ रहा है वो बिल्कुल निराधार है। डॉक्टर D.R. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानते हैं। ठीक है, श्वेत हूणों के साथ इनका ये संबंध स्थापित करते हैं और पुराणों में गुर्जर और हूणों का जो वर्णन है वो भी ये बताते हैं।
इसी प्रकार इनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ये भी सारे गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। उसके बेसिस पे बिजोलिया शिलालेख में भी राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। ठीक है, वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते थे और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। देखो, मैं ये सारा रीडिंग आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबको लगता है आरबीएससी इतनी ईजी नहीं है। देखो, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं और हम इसको पढ़ते तक नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो आपको ये एफर्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ डॉक्टर जो ओझा जी का मत है, उनको यहाँ पे मान्यता मिली कि ठीक है, जो भी राजपूत का जो भी आप मान रहे हो, पूर्व मध्यकालीन में विभिन्न राजपूत राजवंश, एक्चुअल में तो आपको नेम याद रखना होता है। ठीक है, नेम क्या क्या है यहाँ पे? मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार और राठौर, और सांबर के चौहान, आबू के परमार, अम्बेर के कछवाहा, जैसलमेर के भाटी। अगर आप यही लाइन याद रख लो ना, इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा बड़ी चीज़ में से ही क्वेश्चन आएगा। मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार राठौड़, सांबर के चौहान, आबू के परमार, अम्बेर के कछवाहा और जैसलमेर के भाटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेवाड़ के गुहिल वंश की। इस वंश का आदि पुरुष कौन है? नाम ही गुहिल है तो इसमें ही गुहिल की ही बात होगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ ये जाकर बसे उन्होंने गुहिल वंशीय ही उनको कहा गया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी माना है, जबकि D.R. भंडारकर के अनुसार ये मेवाड़ के राजा जो थे वो ब्राह्मण थे। गुहिल के बाद मान्य जो शासक थे उनको बापा का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, गुहिल के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी शासक हुए उनको क्या कहा जाता था? बापा, जो कि मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद है डॉक्टर ओझा। ओझा जी ने क्या कहा कि जो बापा है इसका नाम बापा इसका नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। मतलब सभी अपनी अपनी कुछ ना कुछ बता ही जा रहे हैं। ठीक है, और याद हमें करना पड़ रहा है। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला जो 115 गिने का था। अल्लट, जिसे ख्यातों के आलू रावल कहा गया है, 10वीं शताब्दी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। अल्लट की नाम और ये एक स्पेसिफिक नाम है, याद रखिएगा। आहर से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का ये बहुत जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा था? नागदा था। उसके बाद है मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार। तो प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना राजस्थान में की गई। जोधपुर के शिलालेखों से इसका प्रमाण मिला है 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में। और गुर्जरता जो इसका भाग है, यही जो भाग था वो गुर्जरता कहलाता था। ये युवान शांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलोमोलो या भीनमाल बाड़मेर बताया। ठीक है, गुर्जर के जो राज्य की राजधानी क्या थी? बाड़मेर, जिसे पीलोमोलो या भीनमाल बताया। मोहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। तो ये स्पेसिफिक है, देखो कितनी किसकी प्रतिहारों की, क्या 26, किसने? मोहनोत नैन्सी ने। ठीक है, जिसमें मंडोर का जो था वो फेमस था। उसके बाद है हरीश चंद जो था वो बड़ा ही प्रतापी शासक था। मंडोर के प्रतिहारों में इसका उल्लेख है। जालोर, उज्जैन, कन्नौज, इनके गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से स्टार्ट होती है और इसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बताओ भी मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? तो आपको आना चाहिए कि नहीं? अगली बात करेंगे आबू के परमार। तो परमार शब्द का अर्थ क्या होता है? शत्रु को मारने वाला, पर को मारने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको सुनना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आबू के परमारों का जो कुल पुरुष है उसको किसको कहा गया? धूमराज को कहा गया। लेकिन जो परमारों की वंशावली है वो उत्पल राज से हुई है। दोनों नाम याद रखिएगा, धूमराज, उत्पल राज। आबू को जीतकर वहाँ विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया। 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था विमल शाह ने। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो थे। उसके बाद है पार्थ पराक्रम व्यायोग, ये नाटक जो था उन्होंने लिखा था और इस नाम से प्रहलादनपुर या पालनपुर नगर जो है वो परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठा रहा है। ठीक है, कौन सा नगर? पालनपुर या प्रहलादनपुर। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे धारावश के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था, वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसी नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? तेजपाल ने। बस इतना याद रखें, क्या बनाया? नेमिनाथ का मंदिर बनाया। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। देखो जो नाम है वो तो याद रखने पड़ेंगे। भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया।
कला के प्रति इसमें रुचि को वो व्यक्त कर रहे हैं। वागड़ के जो परमार थे उन्होंने बांसवाड़ा के पास अर्थूणा नगर बसाया। वागड़ के परमारों ने क्या किया? अर्थूणा, वागड़ अर्थूणा, कहाँ पे? बांसवाड़ा। वागड़ बांसवाड़ा तो याद रह जाएगा, अड़ा है, ठीक है। उसके बाद है सांबर के चौहान। तो चौहानों के जो मूल स्थान है उसका संबंध इससे माना जाता है। वे पादलक्ष और जांगल प्रदेश के आसपास ही रहते थे, जिसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, नागौर का इलाका। चौहानों का आदि पुरुष किसको माना जाता था? तो वासुदेव को माना जाता था, जिसका समय क्या था? 551 ईस्वी, ठीक है। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता भी माना गया। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ये ऊपर भी बात आई थी, ठीक है, तो रिपीटेशन से याद जल्दी हो जाएगा आपको। उसके बाद है प्रारंभ में ही चौहान जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन जो गुवक प्रथम था जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, देखो डायरेक्ट एक ही लाइन में सारी बातें कर देते हैं, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा था। इसी वंश की चंद्रराज की जो पत्नी थी रुद्राणी, वो यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाते थे वो। अच्छी बात है, जलानी चाहिए। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो अजमेर वालों सुन लो ज़रा, किसने स्थापना की? अजय राज चौहान ने। कब? 1113 में, ठीक है। उनके पुत्र अर्णोराज आनाजी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ का काल पादलक्ष का ही स्वर्ण युग माना जाता है। बीसलदेव और कवि बांधव भी इनको कहा जाता है। उन्होंने हरकेली नाटक और उसके दरबारी जो थे विद्वान सोमदेव जी, उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी और बड़ा ही साहित्य का स्तर ऊंचा किया। बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे लिए इतना सारा बड़ा चैप्टर बनाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का, देखो ये की ना बात, देखो सीधा 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया बेचारे की मेहनत पे। कहाँ पढ़ाई की बात कर रहे थे वो। तोमरों को पराजित करके दिल्ली का, यानी कि दिल्ली का पहले नाम दिल्ली था वाओ। इसी वंश में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान के उत्तरी भाग में अपनी नीति अपनाई। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किया, कहाँ? मोहम्मद गौरी के साथ, उसको परास्त किया। लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी से वो हार गए थे। कौन हारे थे जी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। ये तृतीय याद रख लीजिएगा आप। अब थोड़ा सा ही रह गया चैप्टर। जब यहाँ तक पहुँच गए तो वो कहते हैं ना कि आधा सफ़र कर लिया तो पूरा करते जाओ, वरना अगली बार फिर से दोगुना करना पड़ेगा। तो आप इसको फिनिश ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे क्या है, आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे वो कौन थे? जयानक थे, ठीक है। ये पृथ्वीराज रासो नहीं है, ये पृथ्वीराज विजय है। उनके चंद्रप्रदायी थे, पृथ्वीराज विजय के जयानक है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत की जो राजनीति थी उसमें बिल्कुल एक नया चेंज आ गया था। यहाँ चौहानों की जो शाखाएँ थी वो रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल और चंद्रावती और आबू में ये शासन कर रही थी, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति से नहीं पिछड़ा था। मतलब वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था राजस्थान अपना, ठीक है, अभी भी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात चौहान और गुहिल शासकों की है। उसके बाद चित्तौड़, बाड़ोली, आबू के मंदिर का इनमें कथन का प्रमाण। मध्यकालीन राजस्थान में का जो गौरवशाली पक्ष है वो अब पढ़ने जा रहे हैं हम। तो यहाँ इसके फर्स्ट पैराग्राफ में राणा कुंभा की और राणा सांगा की बात की है कि यही राजपुताना जो था, यहाँ से अब इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी राणा प्रताप चंद्र सिंह। यानी कि अब ये थोड़ा ऐसा टाइम था जब लड़ाइयाँ हुई, जिसका जिक्र हुआ। मुगलों के विरुद्ध जो था संघर्ष का पूरा इसमें बताया गया। अकबर की राजपूत नीति का भी जो राजपुताना है उसमें बड़ा ही फ़र्क पड़ा था। मध्यकालीन राजस्थान को बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों और अनुभवों के विपरीत ही माना जाता है, क्योंकि वीर प्रसूता वसुंधरा पर माघ, हरिभद्र सूरी, चंद्रप्रदायी, सूरमल मिशन, कवि करनीदास, दुरसा, आडा, नैणसी, इतने अच्छे महाराणा कुंभा और राजा राय सिंह, सवाई जय सिंह, इन सब के ये शासक भी अच्छे थे, इतना पढ़े लिखे लिख रहे थे। तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि ये वंचित होंगे, ठीक है। धरती धोरानी का जो इतिहास है, यानी कि अपने राजस्थान का, वो पूरे भारत का जो इतिहास है उससे गौरवशाली। कैसे? गुहिल सिसोदिया कहाँ है? मेवाड़। कछवाहा, आमेर, जयपुर। चौहान कहाँ से थे? अजमेर, दिल्ली, जालोर, सिरोही, अड़ौती, यहाँ के चौहान। राठौड़ जो थे वो जोधपुर और बीकानेर के थे, ठीक है। तो ये जो थे बहुत ही चमकते सितारे थे, ठीक है। शायद इन्हीं किसी की वजह से आज राजस्थान का ये स्वरूप है। इतना बड़ा राजस्थान पूरे इंडिया का हमें मिला है, ठीक है। बात करेंगे गुहिल सिसोदिया वंश की।
मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी में ये जो चौहान थे उनका केंद्रीय शक्ति का हास होने लग गया था और गुहिल जैत्र सिंह जैसे जो शासक थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखी। मेवाड़ के गुहिल शासक रतन सिंह 1302-3 के समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा रतन किया? तो मेवाड़ के थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका सुल्तान था ये? दिल्ली का। और तब शासक कौन था चित्तौड़ का? तो मेवाड़ के गुहिल शासक रतन सिंह। इतना सा याद रखेंगे तो बहुत रहेगा। मोहम्मद जायसी की पद्मावत नामक ग्रंथ, ये याद रखना है कि पद्मिनी की जो कथा है, ये ऊपर पद्मिनी की बात हो रही है कि जो रतन सिंह की सुंदर थी पद्मिनी, उसके लालच बताया है ना, तो वो पद्मावत में ये उल्लेख मिलता है। खैर, तो अलाउद्दीन ने क्या किया था? 1600 स्त्रियों के साथ मतलब यही पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर दिखाया था और अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्ल करवा दिया था। सोचो, वो चाहता था कि हिंदू खत्म हो जाए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। कई आपको अभी भी नाम ऐसे मिलेंगे जो इस लैंग्वेज में हैं। तो बलिदान जो है उसको, इसी बलिदान को चित्तौड़ का प्रथम साका माना जाता है, जिसमें गोरा बादल की वीरता एक अमर कहानी बन गई है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रथम साके की। ठीक है। उसके बाद है रतन सिंह के पश्चात जो सिसोदिया के सरदार हमीर थे, उन्होंने मेवाड़ों को ये दयनीय स्थिति देखी। देखो, इतने हिंदू तो मार दिए। तब बात आई राणा लाखा की। ठीक है। राणा लाखा क्या थे? उदयपुर के पिछोला झील का उन्होंने बांध बनवाया था। तो ये याद रखिएगा, उदयपुर के पिछोला झील का बांध किसने बनवाया? राणा लाखा ने बनवाया था। लाखा के पुत्र जो मोकल था, उसने मेवाड़ को बौद्धिक और कलात्मक प्रवृत्तियां बनाई। क्या क्या दिया उसने? चित्तौड़ के समिधेश्वर त्रिभुवनारायण मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर पर कोटा बनवाया, उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहे। कौन? राणा लाखा के जो पुत्र थे। ठीक है, मोकल जिनका नाम था। उसके बाद है मोकल। मोकल के भी पुत्र देखो, राणा लाखा के मोकल, मोकल के राणा कुंभा। ठीक है, मोकल नाम शायद आपने कम सुना होगा, राणा कुंभा बहुत सुना होगा। कुंभा को अभिनव भरताचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु, ये सभी संबोधित करते थे। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था, जो कि 1437 में हुआ था। ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं, वो बनवाया था। भगवान को देखो अर्पित करते थे ये। कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलों का निर्माण करवाया था। कुंभ 32। ठीक है। बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये बहुत ही फेमस है। तो ये पूछ लेते हैं कि किसने बनवाया था, तो आपको पता हो कि राणा कुंभा जी ने बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा जो भाग है उसको क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। और कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा ही महत्व था, ये आपको देखने में मिल रहा होगा। इन्हीं में नाम है कुछ कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी का मंदिर। ऊपर वाले भी आपको याद रखने कि कटारगढ़ किसको कहते हैं। ठीक है। तो ये श्रृंगार चौरी और कुंभ स्वामी का मंदिर चित्तौड़ में है। मीरा मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, रणकपुर का जो मंदिर है वो अनूठे हैं ये सारे। कुंभावीर युद्ध कुशल कला प्रेमी थे और इनकी कुंभावेद, स्मृति मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण ये मिलते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध जो है वो कुंभा के ही संगीत ग्रंथ थे। इन्होंने ही चंडी शतक की व्याख्या की, गीत गोविंद की रसिक प्रिय टीका की और संगीत रत्नाकर की भी इन्होंने टीका लिखी थी। इन्हीं के दरबार में मंडन प्रख्यात शिल्पी कवि अत्रि और महेश कान्य व्यास इत्यादि इनके थे। ठीक है। कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति की रचना वो अत्रि और महेश जी ने की थी और कान्य व्यास ने एकलिंग महाकाव्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। मेवाड़ की बात है और राणा सांगा की बात नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो 1509 और 1528 का जो इनका अद्वितीय स्थान रहा है मेवाड़ में। सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी और खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो याद रखना कि मालवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, किसको किसने क्या किया। ठीक है। अब बात करेंगे सांगा का, जो भारतीय इतिहास में हिंदूपद का नाम बड़ा ही फेमस है, हिंदूपद के नाम से ही विख्यात थे। खानवा का युद्ध 17 मार्च को 1527 में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा राजस्थान के लिए। और जो बाबर था ना, उसकी वजह से इनकी जो हार हुई थी। ठीक है। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसने सेनापति में इस राजपूत होने का एक धर्म निभाया था। सांगा ने अपने देश के गौरव के लिए एक आंख, एक हाथ और एक टांग गंवा दी थी। सोचो,
और 80 घाव थे इनके पूरे शरीर पर। सांगा ने अपने चरित्र और आत्मबल से बहुत ही अच्छा अपना नाम बनाया था। इन्हीं के पुत्र विक्रमादित्य 1531-1536 के राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 आक्रमण किए, जिसमें मेवाड़ को जनधन की तो हानि हुई। और विक्रमादित्य की माँ और सांगा की पत्नी हाड़ी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी बेचकर सहायता मांगी, लेकिन उस समय सहायता नहीं मिलने से उन्होंने जौहर का व्रत किया। पन्नाधाय ने इन्हीं के उदय सिंह को मारा था, और जो पन्नाधाय थे उन्होंने अपने पुत्र चंदन को मृत्यु शैया पर लिटाकर उदय सिंह को बचा लिया था, सोचो, और चित्तौड़गढ़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया, इनको बचा लिया था, जिसका कारण इनका जो बात है वो इतिहास में अब तक होती है। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572, 1559 में उदयपुर की स्थापना इन्होंने की थी। उस समय 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन कहा जाता है कि मंत्रियों की सलाह पर उदयपुर चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में ये चले गए थे। कौन? उदय सिंह। ठीक है। कर्नल टोड ने तो यहाँ लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। मतलब वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था इसको। गोपीनाथ शर्मा ने उदय सिंह को कायर कहा। उन्होंने बनवीर, मालदेव, हाजी खां, इन सब का भी जिक्र किया। उसके बाद 25 फरवरी 1568 को इन्होंने किला फतेह कर लिया। अकबर द्वारा यहाँ कराए गए नरसंहार से भी आज उनका नाम कलंकित है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध नहीं हुआ। ठीक है। तो उदयपुर के पुत्र महाराणा प्रताप, ये इम्पॉर्टेंट है। 1540 को कटारगढ़ या कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। प्रताप जी ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका कहा जाता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक होता है। यहाँ जो भारत और राजस्थान है उनके नरेशों की बात हुई है। उसके बाद अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता अपनी जो समाप्त करने पे तुला हुआ था। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल नहीं हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। फिर कब? 18 जून 1576। अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी, जिसका जिला राजसमंद है, वहाँ ये युद्ध लड़ा गया था। मान सिंह प्रताप को मारने और बंदी बनाने में असफल रहे थे। ये वहीं प्रताप के जो घोड़े थे, प्रिय घोड़े चेतक, उनकी पीठ पर बैठकर मुगलों ने उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है। डॉक्टर के.एस. गुप्ता की इस संदर्भ में टिप्पणी है कि परिस्थितियों और परिमाणों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त नहीं कर सका था। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उनके मंत्री भामा शाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। इसी कारण भामा शाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। किसको? भामा शाह को। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में, तो नाम याद रखिएगा, दिवेर का युद्ध, उसमें अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खान को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ में अधिकांश हिस्सों पर वापस अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ और चावड़ में अपनी राजधानियां इन्होंने बनाई, जिसमें जेम्स टोड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम वीरता कीर्ति को उज्जवल रखने वाले दृढ़ साहस को, कर्मठता को दबाने में पर्याप्त नहीं थी। ऐसे करके इन्होंने लैंग्वेज लिखी। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहा जाता है, और जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ठीक है। तो ये किसने कहा था? टॉड ने कहा था, तो याद रखिएगा। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई। उसके बाद अमर सिंह जो थे मेवाड़ की बिगड़ी व्यवस्था को संभालने लगे। 1615 को जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम ने ये संधि का प्रस्ताव भेजा था और फिर इन्होंने स्वीकार कर लिया। मुगल बादशाह की जो सेवा श्रेणी थी उसमें ये नहीं चल पाए, लेकिन ठीक है। उसके बाद है महाराणा राज सिंह। 1652 से 1680 ने मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए अपना प्रदर्शन किया राजसमंद झील में, और इन्हीं ने, महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए बड़ी वीरता दिखाई थी। ठीक है। इन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेने इनकी नीति थी। उसके अब है कछवाहा वंश। कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास में बहुत ही फेमस थे। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुर्लह राय और पृथ्वीराज
बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खोह, झोटवाड़ा, जटोर और आमेर में अपना राज्य बनाया। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत थे और इन्हीं के नाते खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध उन्होंने भी लड़ाई की थी। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाहों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। ग्रह कलेश आपस में ही लड़ रहे थे वो, ठीक है। 1547 में भारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ले ली। भारमल में ने उदयीमान अकबर की शक्ति का महत्व समझा और 1562 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी ज्येष्ठ पुत्री जो हरकुबाई थी उसका विवाह कर दिया था। अकबर की ये बेगम मरियाम उज्जामी के नाम से फेमस हुई। भारमल ऐसा पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों में मतलब अपनी बेटी की शादी की, ठीक है। भारमल के पश्चात कछवाहा शासक मान सिंह अकबर के दरबार का योग्य सेनानायक बना। रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मान सिंह और उसके पिता भगवान दास जो थे वो अकबर के साथ थे और काबुल, बिहार, बंगाल ये इन सबका सूबेदार इनको नवरत्नों में भी शामिल कर लिया था। 7000 मनसब इनको प्रदान किए गए। मान सिंह ने आमेर में शिला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इन सब का निर्माण करवाया था। दादू दयाल ने वाणी की रचना इसमें की थी इन्हों के नाम टाइम में। मिर्जा राजा जय सिंह 1621-1687 में महत्वपूर्ण शासक थे। 46 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबका अवसर प्राप्त किया। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा का नाम दिया था और जयसिंह के पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों के संधि के लिए बाध्य इन्होंने किया। 11 जून 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य एक पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। और इसी में औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति जो रुचि है वो प्रदर्शन यहाँ पे बताया गया है। कछवाहा शासकों में सवाई जयसिंह द्वितीय 1700-1743 का अद्वितीय स्थान रहा है। खगोलविद और कूटनीतिज्ञ, विद्वान, साहित्यकार अच्छे थे ये। मालवा का मुगल सूबेदार ये रहे थे वहाँ पे। जयसिंह ने ही 17 जुलाई 1734 में हुरडा भीलवाड़ा में राजपूत राजाओं का सम्मेलन करवाया था। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि शासकों ने इसमें भाग लिया और राजस्थान के शासक जो थे उनके स्वार्थ जो थे वो भिन्न भिन्न थे। सवाई जयसिंह अपना प्रभाव बनाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सर्वेसर्वा बनना चाहते थे, परंतु बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी ने जयसिंह की बहन थी जो मराठा महलराव और होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाकर धन का लालच देकर भगा दिया, ठीक है। उसके बाद 1725 में नक्षत्रों के युद्ध की शुद्ध सारणी इन्होंने बनाई थी। जीज मोहम्मद शाही इसका नाम रखा गया सवाई जयसिंह के लिए ही। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की थी और इनकी महान दिन जयपुर है जिसकी रचना उन्होंने 1727 में की, यानी कि स्थापना की। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, वास्तुकार जो है वो विद्याधर भट्टाचार्य है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शन गढ़ यानी कि जिसको नाहरगढ़ कहते हैं उस किले का निर्माण करवाया था। जयगढ़ किले में जो जयबान नामक तोप रखवाई है। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशालाओं, जंतर मंतर का निर्माण करवाया जो ग्रह नक्षत्र की गति की वो माइक ओपन हो गया था। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है कि जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी है जिसे सम्राट यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में माना गया है। अंतिम हिंदू नरेश थे ये और भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेघ इन्होंने यज्ञ किया था। अब बात करेंगे राठौड़ वंश की। राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ जो राज्य है उनके स्थापित थे। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत जो हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंह था जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया, लेकिन लंबे समय तक गुहिल, परमार और चौहान आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली नहीं हो पाई थी। इनके कारण राठौड़ शासक राव जो जोधा थे उन्होंने 1459 में जोधपुर बसाकर वहां मेहरानगढ़ का निर्माण किया था। रावगंगा 1515-1532 में खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी इन्होंने। राव गंगा ने ही अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठाया था। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है, और एक वीर प्रतापी थे ये। सीमा इनकी जो मारवाड़ की सीमा थी हिंडोन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीकरी, यहाँ तक इन्होंने अपना फैलाया था सारा साम्राज्य। मालदेव की पत्नी उमादे जैसलमेर की राजकुमारी इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जैतसी को मारा था, ठीक है, और अपनी इच्छा पूरी करवाई थी। उसके बाद
शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था। अमरकोट की तरफ इन्होंने प्रस्थान किया। मालदेव की सेना 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना इनको करना पड़ा था। जेता और कुंपा को जाली पत्र लिखकर इन्होंने अपनी जो नीति थी वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो चल नहीं पाई थी। बाद में वैसे शेरशाह जीत गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये किसकी लाइन फेमस है? तो ये शेरशाह की है। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने, जो कि एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था, अपने जो अधिकांश जीवन में जो लड़ाइयाँ की है वो की थी। चंद्रसेन के व्यक्तित्व में ये आप आराम से देख सकते हैं। अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया था। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक बना था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण ये जोधाबाई भी कहलाई हैं। वैसे नाम इनका मानबाई था। इनका विवाह जहांगीर के साथ किया था। जगत गुसाई के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इनके नाम के ख्याल राजस्थान के गांवों में गाए जाते हैं। ठीक है। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध 1658 में जो हुआ था, औरंगजेब के विरुद्ध किया था ये। ठीक है। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध 1659 में जो हुआ था, शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गए थे और ये वीर साहसी थे। बादशाह भूषण नामक इनका ग्रंथ था। मोहम्मद मुहणोत नैन्सी इनके मंत्री थी। नैन्सी द्वारा लिखी गई नैन्सी रिख्यात, मारवाड़ रिख्यात, ये सब इनके फेमस ग्रंथ थे। जसवंत सिंह मारवाड़ का जो शासक था, उसने अपने बल और प्रभाव के कारण राज्य का सम्मान बनाए रखने की पूरी पुरजोर कोशिश की थी। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था। ये बहुत ही अदम्य साहस के धनी थे। ठीक है। और दुर्गादास ने अपनी कूटनीति के कारण औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया था। और दुर्गादास राठौड़ एक चमकता सितारा है जिसने जेम्स टोड भी प्रभावित हुए और इसीलिए इनको राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा गया है। जेम्स टोड ने किसको? दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है। उसके बाद जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका 1488 में बीकानेर बसाकर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीका के जो पुत्र थे वो राव लूणकर्ण, इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है। किसको? राव लूणकर्ण को। जैतसी का बाबर के पुत्र कामरान से इनका संघर्ष हुआ था और पराजय हुई उसके बाद कामरान की। नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र जयसिंह के साथ भाग लिया था। कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद महाराजा राय सिंह की बात हो रही है गुजरात काबुल में। तो जो महाराजा राय सिंह है, प्रचार प्रसार किए। राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया था जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई दे रहा है, देता भी है। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसको राजपुताने का कर्ण कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजपुताने का कर्ण कहा? तो राय सिंह को। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण उन्होंने उनको मृत्युदंड दिया। कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह भी कहा जाता है। महाराजा अनूप सिंह वीर कुटीर गए थे। उन्होंने चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनूपोदय टीका लिखी थी। संगीत से उनका बड़ा प्रेम था। ठीक है। और इसीलिए पुस्तकालय उन्होंने बनवाया था, अनूप पुस्तकालय बीकानेर में, जहाँ पे ये पुस्तकों का संग्रह करवाया इन्होंने। और दक्षिण में ये रहते हुए ये मूर्तियों का संग्रह इन्होंने किया। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर नामक जो संग्रह है वो भी यहीं मिलता है। उसके बाद है किशनगढ़। किशनगढ़ में क्या था कि राव शासक थे जो सावंत सिंह, उन्होंने कृष्ण भक्त होने के कारण नगरी दास इसके नाम से प्रसिद्ध था। किशनगढ़ चित्रशैली जो बनी ठनी चित्रशैली के नाम से फेमस है, उसके प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद थे। इसके बाद है चौहान वंश। जो चौहान है वो 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है, भारत और राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। चंदेल शासक परमाद्रि देव के जो देशभक्ति के कारण आला और उदल को मारकर 1182 को महोबा को जीत लिया था। कन्नौज के गाहड़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर चौहानों से वैमनस्य था। दिल्ली यानी कि उनको चाहिए थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों इसमें थी। पृथ्वीराज राजपूत दोनों के मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता बताई जाती है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद घोरी को पराजित किया था और तुर्कों के विरुद्ध ये लड़े थे। प्रथम युद्ध हिंदू को विजय ही बनाया था। 1192 में मोहम्मद ने गौरी ने जब दूसरा युद्ध किया तो उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गए थे। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध के जो योद्धा हैं
वो माने जाते थे। जानक, विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, ये सभी। जानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज राजों का जो लेखक थे वो चंद्रपदाई थे। ये बात रिपीटेशन में आ रही है यहाँ पे। रणथंभौर के चौहान वंश की राज्य स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने की थी। हमीर का जो नाम है इसमें सर्वोपरि आता है। सुल्तान दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी हमीर रणथंभौर पर इन्होंने आक्रमण किया था। 1301 में रणथंभौर पर उन्होंने ये आक्रमण किया था। ठीक है। किला न जीत पाने की वजह से सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर इन्होंने अपनी ओर मिला लिया था अलाउद्दीन ने। हमीर ने आगे बढ़कर शत्रुता की थी। हमीर की रानी रंगा देवी और पुत्री जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। हमीर के बारे में प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े दूजी बार। जालोर की जो चौहान शाखा का संस्थापक था उसका नाम था कीर्तिपाल, और प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का स्वर्णगिरी, या जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं, ये नाम मिलता है। ठीक है। चौहानों की ये शाखा सोनगढ़ इसी वजह से कहलाई थी। कानड़ देव चौहान जो थे वो इनके प्रसिद्ध शासक थे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद सिवाना को जीतकर इन्होंने नाम रख दिया था खैराबाद। 1311 में जालोर का भी पतन हो गया था और वहाँ का जो शासक था कानड़ देव, ठीक है, तो किसी तरह इनको बचाया। हाड़ौती क्षेत्र का चौहान हाड़ा जो था उस वजह से हाड़ौती नाम पड़ा और बूंदा के नाम पे बूंदी पड़ गया। और मीणा जो जाती थी, वो जो बूंदा था ना वो मीणा था। ठीक है। कुंभाकालीन रणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। रावदेवा ने मीणाओं को पराजित किया 1241 में। तारागढ़ का नाम बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। सुरजन सिंह ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और 84 खंभों की छतरी शत्रुशाला हाड़ा का स्मारक है। और 1658 में शामूगढ़ के दौरान ये बनवाया गया था। बूंदी से अलग कर माधो सिंह को इसको सौंप दिया गया था, शाहजहां नहीं सौंपा था। राज्य का दीवान जाला जालिम सिंह जो था वो चर्चित था। ठीक है। नंदग्राम जो है वो यहाँ पे कोटा में मिलता है, और बूंदी कोटा जो था उसमें काफ़ी मध्यस्थता पाई गई थी। बात करेंगे मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म की। कुछ 15-25 मिनट की ये वीडियो रह गई है, इसको ज़रूर फिनिश कीजिएगा। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में घुसुंड शिलालेख में अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था। तीसरी सदी में नानसायु स्तंभ तथा कोटा जयपुर के कुछ जो राजा जय सिंह थे उन्होंने ये सब स्टार्ट करवाया था। शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव पड़ा और लकुलीश और नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से जो मेवाड़ थे और मारवाड़ राज परिवार थे उनका काफ़ी इसको फेमस किया। मेवाड़ के महाराणा श्री एकलिंग जी को ही अपने राज्य का स्वामी और समय को उनका दीवान मानते थे। मारवाड़ के मानसिंह के समय नाथों का शासन कार्य बड़ा हाथ था। मान सिंह ने जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया था, ये नाम है उसका। ठीक है। मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना मिलती है, जिसका प्रमाण ओसियां का सच्चिया माता का मंदिर, चित्तौड़ का काली का मंदिर ये देखे जा सकते हैं। बीकानेर राज परिवार करणी माता, जोधपुर नगणेची माता, सिसोदिया नरेश बण माता, कछवाहा राजवंश अन्नपूर्ण माता भी यहाँ पे हैं और परम भक्त हैं। वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में घुसुंडी के लेख में मिलता है। खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर और जोधपुर का घनश्याम जी मंदिर यहाँ पे उल्लेखनीय है। नारी संत के रूप में मीरा भक्ति करती थी। बीकानेर के पृथ्वीराज और जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास अपने समय में भगत थे। ये कृष्ण जी के कछवाहा शासक रघुवंश वंश कहलाते थे। जैन धर्म की बात करते हैं तो जो जैन अनुयायी है वो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसलमेर, नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोही यहाँ पर जैन तीर्थकारों की जो मूर्तियाँ हैं वो पाई गई हैं, तो यहाँ पे ये संभावना प्रकट होती है जैन धर्म की। उसके बाद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वी चौहान तृतीय में आए थे। इनके शासनकाल में जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौरी हमीउद्दीन नागौरी की यहाँ दरगाह भी है नागौर में। ठीक है। अजमेर की दरगाह शरीफ अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा गाँवों को भेंट की गई थी। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता भी यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आती है। लोक देवता में बात करें तो गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, देव जी और मल्लीनाथ ये प्रमुख स्थान रखते हैं, तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे इनका विश्वास बहुत ही माना जाता है।
राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना के विचारों में रहस्यवाद था और रामानंद के ये शिष्य बन गए थे। उसके बाद पीपा से में जन्मे जम्बोजी पंवार वंशीय राजपूत थे और विधवा विवाह पर इन्होंने बल दिया था और इनको 29 शिक्षा के नाम से इनके सभी सिद्धांत जाने जाते हैं। इसी वजह से 20+9 बिश्नोई माने जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर क्या होते हैं, जाट होते हैं। अब बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ आए थे और एक क्षत्रिय चित्तौड़गढ़ में इनकी बनी हुई है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता मिलती है, इसीलिए रैदास की पर्ची कहते हैं इनकी वाणियों को। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति के लिए लगी रहने वाली एक भगत थी, जो कि रतन सिंह की इकलौती बेटी थी और इनका जन्म कुड़की में 1498-1499 में हुआ। ज्येष्ठ पुत्र भूरराज के साथ इनका विवाह कर दिया था मेवाड़ के सांगा के, और मृत्यु हो गई थी उनकी, तो ये दुखों का पहाड़ टूट गया। जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, चरित्र, मतलब बहुत सारी इन पर यातनाएं लगी, जिसकी वजह से ये कृष्ण पे ही डिपेंडेंट थी। ये कहते थे कि मारो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, होना भी ऐसा ही चाहिए। और मीरा की जो भक्ति थी, उनकी ये विशेषता थी कि आप उनको तोड़ नहीं सकते थे। 1540 लगभग नृत्य करते करते रणछोड़ जी की मूर्ति में ये लीन हो गए थे, ऐसा कहा जाता है, वृंदावन में ही। नरसिंह मेहता के साथ मीरा से काफ़ी वो जो प्रभावित थे, उन्होंने लिखा इनके बारे में। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचार रखते थे। 1605 में नारायणा जयपुर में इनका मृत्यु हो गई थी। नारायणा की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं। सुंदरदास रजबी जी ये प्रमुख हैं। कबीर की भांति दादू रूढ़ियाँ और ये जो पूजा वगैरह थे इनसे डिफरेंट थे। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा को अपनाया था और हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी, दादू की जो भी बातें थी, उनको वाणी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसके बाद लालदास जी संप्रदाय के संस्थापक संत लालदास जी का जन्म धोली दूब गांव अलवर में हुआ था और लोगों ने इनको बहुत अपनाया था। उसके बाद यहीं पे आगे लिखा हुआ है कि मेव मुसलमान इनको पीर मानते थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और इनका निधन जो है वो नगला में हुआ था। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी थे। उड़ुका स्मेर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था और छुआछूत और ऊंच नीच की इन्होंने बहुत ही विरोध किया था। इनका समाधि स्थल रुणेचा रामदेवरा में है, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। और यहाँ कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं और हिंदू इनको विष्णु का अवतार और मुस्लिम इनको रामचा पीर जी का, पीरों का पीर कहते हैं। जसनाथ जी जो हैं वो जसनाथ जी के कतरिया से बीकानेर में ये इनका जन्म हुआ था और नृत्य ये जागरण अग्नि ये सब किया जाता है। संत पीपा ये खींची राजपूत जी के कृष्ण भक्त माने जाते हैं। मावला संत माव जी डूंगरपुर के माने जाते हैं। सोम माही जाखम नदियों पर त्रिवेणी संगम पर। टोंक जिले में सोडा ग्राम में विजय वर्षीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचंद्र जी का भी नाम आता है। अणभयवाणी की रचना जो है वो राम स्नेही संप्रदाय का प्रचलन है इसमें, जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में मानी जाती है। कई मूर्तियाँ यहाँ पे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, अच्छी बात है इनकी। उसके बाद धार्मिक आंदोलन जो हैं उन्होंने लोगों ने चलाए, तो उनका भी कुछ यहाँ पे उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे राजस्थान के जो मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की। पहला है अचलगढ़। आबू के निकट ये है अचलगढ़ और परमारों की राजधानी कहा जाता है। अचलेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी का मंदिर यहाँ फेमस है। दुर्सा आडा की बनवाई पीतल की मूर्ति पड़ी है यहाँ। राणा कुंभा जी ने अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था। उसके बाद अजमेर, तो यहाँ इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में अजय देव जी ने कराई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती की दरगाह, सोनी जी की नसियाँ जैन मंदिर जिस सोने का काम किया हुआ है। अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, अकबर द्वारा बनवाया गया किला, मैगजीन आदि इसमें स्मारक फेमस है। मैग्नीज फोर्ट वर्तमान में संग्रहालय के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है। अर्नोराज या आना जी द्वारा आना सागर का जो निर्माण है वो यहीं करवाया गया। जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान, शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया। अलवर, तो अलवर में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य का स्थापना की। बाला किला के नाम से यहाँ अलवर का किला फेमस है। और अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने यहाँ पे बनवाया था एक किला। मूसी महारानी की छतरी भी है यहाँ पे, राजा बख्तावर सिंह की पत्नी की याद में बनाई गई थी। आबू, तो ये आबू सिरोही के निकट है। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में भी की गई है। देलवाड़ा जैन मंदिर के लिए विख्यात है। विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर और वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित नेमीनाथ का मंदिर यहाँ उल्लेखनीय है। आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर नक्काशी के लिए फेमस है।
11th और 13th सेंचुरी के में इनकी ये सभी रचनाएं हुई थी और यहीं पे राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। बाद में है आमेर। जयपुर के 7 मील दूर अगर बात करें तो आमेर ढूंढार राज्य की जयपुर बसने से पूर्व की राजधानी थी। दिल्ली अजमेर मार्ग पर ये स्थित थी और इसमें जो कछवाहा वंश थे उनकी राजधानी आमेर के वैभव का युग माना जाती है। भव्य प्रसाद और मंदिर जो है वो हिंदू फारसी जो कला है उसका भी एक अच्छा उल्लेख दिखाते हैं। यहीं पे आमेर का किला भी है या जिसे आमेर का दुर्ग कह देते हैं। मैंने दीवाने आम दीवाने खास जिसे शीश महल भी कहते हैं आदि की कलात्मकता प्रशंसनीय है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी मंदिर बने हुए हैं। इनका निर्माण मानसिंह के समय हुआ। मानसिंह शिला देवी की मूर्ति को बंगाल से जीत कर लेकर आया। उदयपुर तो महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। 17वीं शताब्दी का निर्मित यहाँ पे जगदीश मंदिर है और यहाँ के पिछोला झील और फतेह सागर झील भी फेमस है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। आधुनिक काल की मोती नगरी पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति है। संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा सहेलियों की बाड़ी गुलाब बाग का निर्माण करवाया गया सज्जन सिंह द्वारा। उसके बाद है ऋषभदेव या केसरिया जी। ये उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित ये स्थान है। ऋषभदेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आदिवासी भील अनुयायी से समान रूप से पूछते हैं। भील इन्हें काला जी कहते हैं और ऋषभदेव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई। यहाँ श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं, इनका लेप करते हैं। केसरिया नाथ जी का मंदिर भी इसी वजह से कहते हैं। ओसियां जोधपुर जिले में स्थित है। पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। जैन और हिंदू मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दियों के मध्य यहाँ पे निर्मित किए गए थे। महावीर स्वामी के मंदिर के तोरण द्वार और स्तंभों पर जैन धर्म से संबंधित शिल्प है। यहाँ पे सूर्य मंदिर और कई मंदिर यहाँ पे कला का वैभव का स्मरण करवाते हैं। उसके बाद है करौली। यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना करवाई थी। महाराजा गोपाल दास द्वारा बनवाए गए रंग महल दीवाने आम खूबसूरत है। यहाँ पे सूफी संत कबीर शाह की दरगाह भी है। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। किराड़ू बाड़मेर से ही 32 किलोमीटर दूर स्थित है। पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। सोमेश्वर मंदिर यहाँ पे शिल्पकला के लिए विख्यात है। राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी किराड़ू फेमस है। नेक्स्ट है किशनगढ़। अजमेर जिले के जयपुर मार्ग पर किशनगढ़ की स्थापना की गई 1609 में। जोधपुर के शासक उदय सिंह और के पुत्र जो थे किशन सिंह उन्होंने की थी। यहाँ पे किशनगढ़ शैली बहुत फेमस है। केशवराय पाटन बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित। केशवराय पाटन में बूंदी नरेश शत्रुशाल द्वारा 17वीं शताब्दी का निर्माण विशाल केशव विष्णु मंदिर यहाँ पे उपस्थित है। तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ का यहाँ पे प्रसिद्ध जैनी मंदिर है। उसके बाद है कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरस्ती पुत्र जैतसी ने की थी। कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त करके उनका नाम कोटा की स्थापना की। शाहजहाँ के फरमान से यहाँ पे बूंदी से अलग हो गया था कोटा। 1800 क्रांति में भी इसका कई उल्लेख है। कोटा की क्षारबाग की छतरियाँ राजपूत स्थापत्य कला के बहुत ही फेमस नमूने। महाराव माधो सिंह संग्रहालय राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय कोटा शैली फेमस है। भगवान मथुरा देश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। वल्लभ संप्रदाय की यहाँ पीठ है। दशहरा मेला यहाँ का बहुत फेमस है। कौलवी झालावाड़ जिले में डग कस्बे के समीप स्थित है। यहाँ गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। खानवा भरतपुर जिले के खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध 1527 के लिए विख्यात है। यहाँ सांगा की हार हुई थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न नष्ट हो गया था। कलियाकोट डूंगरपुर जिले के माही नदी के किनारे दाऊदी बोहर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है और यहाँ उर्स का मेला भरता है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में ये गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पशु मेले का आयोजन होता है और सर्पों का देवता गोगा जी को कहा जाता है। मुसलमान इनको गोगा पीर कहते हैं और हिंदू उनको गोगा जी कहते हैं। चावंड उदयपुर के ऋषभदेव जब जाते हैं तो उसमें अरावली की जो पहाड़ियाँ उसके मध्य चावंड नाम का एक गांव बसा हुआ है। महाराणा प्रताप जी ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चावंड को ही अपनी राजधानी बनाया था और प्रताप की मृत्यु यहीं हुई थी। चित्तौड़गढ़ अपने दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, इसके बारे में बहुत ही फेमस कहावत है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए अनेक स्मारक है, जिसमें 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति विजय स्तंभ कुंभ श्याम मंदिर श्रृंगार चंवरी कुंभा जी का महल
पद्मिनी के महल, जैन तीर्थ आदिनाथ मंदिर, कीर्ति स्तंभ, जयमल पत्ता के महल, मीरा मंदिर, रैदास, ये सब कुछ फेमस है। जयपुर भारत का पेरिस या गुलाबी नगर के नाम से फेमस है। 1727 में सवाई जय सिंह के द्वारा इसके निर्माण करवाया गया था। कछवाहा राज्यों की इस राजधानी का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ का जो सिटी पैलेस है वो जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान था। सिटी पैलेस के जो राज परिवार मतलब जो होते थे वो रहते थे। उसी के पास गोविंद देव जी का एक मंदिर है जो सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। जंतर मंतर का यहाँ पे विशेष महत्व है। और यहीं पे बहुत सारी बड़ी घड़ी है। नाहरगढ़ का किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अलवर्ड हॉल, ये सब यहाँ फेमस है। जालोर या जाबालीपुर जिसे कहते हैं, वहाँ पे महर्षि जाबाली की तपोभूमि थी। और यहाँ कानड़दे ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया था। सुवर्णगिरी का दुर्ग यहाँ का फेमस है, पर महाराजपूतों ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्ग में वैष्णव और जैन मंदिर, सूफी संत मलिक शाह का मकबरा भी बना हुआ है। जैसलमेर जो कि भाटी राजपूतों की राजधानी के नाम से फेमस है। महारावल जैसल ने 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी और पीले पत्थरों से निर्माण होने के कारण इसको सोनार का किला कहते हैं। अनेक वैष्णव और जैन मंदिर यहाँ पे हैं। जैसलमेर का जिन भद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्रों और पांडुलिपियों के लिए यहाँ फेमस है। हवेलियाँ बनी हुई हैं। सालिम साग की हवेली है, पटवों की हवेली है, नथमल की हवेली है। अपने झरोखों से दरवाजों और जालियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत ही शिल्पकला के बेजोड़ नमूने हैं। रावत गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित मध्यकालीन गढ़सी सरोवर का निर्माण करवाया गया था यहाँ पे। जोधपुर जो कि 1459 में राव जोधा ने इसकी स्थापना की। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है यहाँ पे राव जोधा ने ही इसका निर्माण करवाया था और मयूर ध्वज के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। फूल महल, मोती महल, चामुंडा देवी का मंदिर इस दुर्ग के कुछ फेमस प्लेसेस हैं। और यहीं पे जसवंत का थड़ा है जो कि महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था। और यहाँ आधुनिक काल का उम्मेद भवन जिसे छित्र पैलेस कहते हैं, बहुत ही अपनी विशालता के लिए फेमस है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कुछ मिनटों की वीडियो है, यहाँ तक पहुँचे तो ज़रूर पूरी देखिएगा। 7 मिनट की और वीडियो होने वाली है। झालरापाटन, तो झालावाड़ शहर में से 4 मील की दूरी पर है झालरापाटन, ठीक है, नाम से याद रह जाएगा। कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने इसको बसाया था। 108 यहाँ पे पहले मंदिर थे जिनमें झालरों और घंटियों के कारण कस्बे का जो नाम था वो झालरापाटन ही पड़ गया था। यहाँ 7 सहेलियों के जो मंदिर हैं वो भी फेमस है। सूर्य मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है मध्यकालीन। यहाँ का शांतिनाथ का जैन मंदिर विशाल एवं भव्य है जो कि 11वीं शताब्दी का निर्मित है। टोंक 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की थी। इसका प्रारंभ अमीर खान ने टोंक रियासत से ही किया था। और टोंक की जो सुनहरी कोठी पच्चीकारी मीनाकारी के लिए फेमस है। अरबी फारसी शोध संस्थान है, यहाँ पे कई ग्रंथ रखे गए हैं। डूंगरपुर रावलवीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। वागड़ राज्य की राजधानी है ये और हरे रंग के पत्थर की मूर्तियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। गैप सागर जलाशय जो है यहाँ का आकर्षित करता है। उदय विलास पैलेस सफ़ेद संगमरमर और नीले पत्थर से बना हुआ है। और आदिवासियों के लिए डूंगरपुर में परंपरागत जनजीवन की झांकी देखने को मिलती है। डीग भरतपुर के जाट नरेशों का भव्य महल होते हैं यहाँ पे। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राजप्रसाद बनवाया और यहाँ मिट्टी का बना हुआ किला है जिसे गोपालगढ़ का किला कहते हैं, ठीक है। नागौर जो कि ये इसका प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। इसी चैप्टर में इन्होंने इसको 3 बार दोहराया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। नागवंश, परमार वंश और मुगल वंश का यहाँ शासन रहा है। बहुत सारे यहाँ पे अद्भुत नगरों में से इसको एक माना जाता है। दोहरे परकोटे से ये घिरा हुआ है। राव अमर सिंह राठौर की जो शौर्य गाथाओं के कारण यहाँ पे ये किला फेमस है। झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक खंभों से अमर सिंह राठौर की छतरी भी फेमस है। सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम भावना को जगाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा बड़ा पशु मेला है। उसके बाद नाथद्वारा राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे पर श्री नाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पुष्ट मार्गीय जो वैष्णव मंदिर तीर्थकर थे, यहाँ कृष्ण की उपासना उनके बाल रूप में की जाती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम यहाँ नाथद्वारा में लाई गई। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा बहुत ही फेमस स्थल है। पुष्कर का नाम हर कोई जानता है, अजमेर में ये फेमस है। यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ठीक है। पद्म पुराण में भी इनका महिमा का बखान है। और पुष्कर ताल के घाटों पे स्नान करना पुण्य माना जाता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है यहाँ पे। रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर भी यहाँ के फेमस है। खरीद फरोख्त का यहाँ पे पशुओं का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है।
उसके बाद बात करेंगे बूंदी की, तो 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना हुई। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राजा बरसिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया। बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा मुगल अधिकारी थे यहाँ के। और नवल सागर 84 खंभों के क्षत्रिय, रानी जी की बावड़ी, जैत सागर और फूल सागर यहाँ के फेमस हैं। उसके बाद है बयाना, तो भरतपुर में ही बयाना का उल्लेख मिलता है। इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने इनका उल्लेख किया है। मध्यकाल में नील की खेती जो थी यहाँ पे फेमस थी। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा की लड़ाई 1527 में जो हुई थी वो बयाना के निकट थी। बाड़ोली, तो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा के निकट बाड़ोली है। हिंदू मंदिर है यहाँ पे। मंदिर गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुर आदि के मंदिर हैं। और जेम्स टोड ने भी इसका उल्लेख किया था। बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और ये भी प्राचीरों से घुरा हुआ है। यहाँ पे 5 दरवाजे बने हुए हैं बीकानेर में। लाल और सफ़ेद मंदिरों से इसका निर्माण। बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर पांडुलिपि और पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर जो है वो पूर्वी प्रवेश द्वार माना जाता है। 18वीं शताब्दी में ये जाट शासक बदन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। सूरजमल जो था उसका उत्तराधिकारी, उसने भरतपुर राज्य का विस्तार किया था बाद में। और यहाँ पे दोहरी मोटी प्राचीर हैं। लोहागढ़ दुर्ग जो है यहाँ पे भरतपुर का किला माना जाता है। और यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद और विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। उसके बाद है भीनमाल, जो कि जालौर जिले में स्थित है। प्राचीन इतिहास यहाँ पे रहा है। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। मंडावा, जो कि झुंझुनू में है, शेखावटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा माना जाता है। पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ रेगिस्तानी टीले हैं इसलिए आते हैं। हवेलियाँ हैं, हवेली लाडियों की हवेली, गोयनका की हवेली, ये सब। मंडोर, जो कि जोधपुर के पास स्थित है, मारवाड़ की राजधानी कहा जाता है। मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन के जो खंडर हैं, मंदिर थे वैसे तो खंडर बन चुके हैं। मंडोर उद्यान यहाँ का फेमस है। उसके बाद जनाना महल और राजाओं के देवक स्मारक बने हुए हैं। अजीत सिंह द्वारा और अभय सिंह द्वारा, जो कि राजा थे, यहाँ पे साल यानी कि बरामदे का निर्माण, देवताओं की साल का निर्माण करवाया गया। महनसर, झुंझुनू के ही महनसर पुद्दारों के सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे श्री राम और कृष्ण की लीलाओं को सुंदर अंकन किया गया है। हवेलियों में भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। महनसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है। यहाँ पे तोलाराम जी का कमरा है। उसके बाद है रणकपुर, पाली जिले में स्थित है। जैन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। ऋषभ देव आदिनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है। चतुर्मुखी प्रतिमा है यहाँ पे। कुंभा के शासनकाल में सिर धर्मशाल में इसमें यहाँ पे चौमुखा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद है रामदेवरा, जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में। ये रामदेवरा लोक संत रामदेव जी की समाधि स्थल है मानी जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक यहाँ पे मेला भरता है और कई यहाँ पे दूर दूर से पैदल चल के यात्री आते हैं। सवाई माधोपुर, जो कि जयपुर के सवाई माधो सिंह ने ही इसकी स्थापना की थी। रणथंभौर का किला हमीर चौहानों की वीरता का साक्षी है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान यहाँ पे स्त्रियों द्वारा जौहर किया गया था। यहाँ के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर फेमस है। रणथंभौर दुर्ग फेमस है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य फेमस है। हल्दी घाटी का युद्ध कौन नहीं जानता, तो राजसमंद जिले में ये स्थित है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। युद्धस्थली के राष्ट्रीय स्मारक इसको बना दिया गया था। तो ये था पूरा चैप्टर 1। अगर आप अब तक ये जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच। यहाँ कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, मत्स्य जनपद के लिए कौन से जिले शामिल थे, और डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ उठा के दे सकते हैं आपको। किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए। मेवाड़ किस वंश के सर्वाधिक काल तक किसका शासन रहा था, जोधपुर जिले राठौरों की राजधानी क्या थी, आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था इनमें से। तो ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जो जुते हुए खेत हैं वो कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगा, आहड़, बैराठ, रंगमहल, तराइन के प्रथम युग का परिणाम क्या रहा था, कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं उनका निर्माता कौन था। क्योंकि आपने ये चैप्टर अच्छे से सुना है, मैं उम्मीद करती हूँ, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे और पेपर में भी आप ज़रूर करके आएंगे। अभी हार्ड पढ़ेंगे तो पेपर आपको ईजी लगेगा। 18 जून ये सारे जो युद्ध है वो किसके मध्य हुए, तो ये सारा आपके सामने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसिस किसको कहा, ये क्वेश्चन आया था अगर आपने ध्यान से सुना है तो। वैष्णव धर्म के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा है, नागौर से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद कुछ अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक ये क्वेश्चन हैं।
हालांकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें से MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। इसके बाद वाले सारे चैप्टर बहुत छोटे हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5 और 6 ही चैप्टर हैं राजस्थान अध्ययन भाग 1 में। इसका भाग 2 जो है वो 10th क्लास में लगता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ। आपने वीडियो को फिनिश किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए या ना, लेकिन कंटिन्यू ज़रूर पढ़िए। 6 to 12 सारा RBSE यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंटेंट। बने रहिए एग्जाम जी के साथ, सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच। शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स।